नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाभारत में भगवान कृष्ण और उनके बुआ के लड़के शिशुपाल की कहानी आपने सुनी होगी। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि वो शिशुपाल की 100 गालियां माफ करेंगे। शिशुपाल लगातार श्री कृष्ण का अपमान करता रहा और कृष्ण शांत रहे। भरी सभा में जैसे ही उसने 101वीं गाली दी, उसके पाप का घड़ा भर गया। श्री कृष्ण ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। जब से कहावत प्रचलित है कि किसी के भी पाप का घड़ा जब भरता है तो उसे पछताना पड़ता है, अपने किए पाप को भुगतना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो आज हम कुछ ऐसे ही लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिनका पाप का घड़ा भर चुका है। ईडी रेड मार रही है, गिरफ्तारियां कर रही है और उन नेताओं और रसूखदारों की पेटियों से करोड़ों के बंडल निकाल रही है जो अपनी 7 पुश्तों के ऐशो आराम के लिए जमा कर रहे थे। आज इन्हीं लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करेंगे जो नेताओं ने किया, और जब पर्दाफाश हुआ तो गिड़गिड़ाने लगे, खुद को बेकसूर बताने लगे। लेकिन ये घोटालेबाज इतने बड़े कसूरवार होते हैं जो आम लोगों का पैसा तो डकारते ही हैं, लेकिन फर्जी तरीके से अपना खजाना भी भरते हैं। आज ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे। इन्हीं में से एक नाम है आप नेता संजीव अरोड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा के खिलाफ 103 करोड़ रुपए के फर्जी आईफोन एक्सपोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने अरोड़ा को इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। बता दें कि फिलहाल संजीव अरोड़ा 9 मई को हुई गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है। उनकी जमानत याचिका पहले ही गुरुग्राम की अदालत खारिज कर चुकी है। वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उनकी अपील अभी भी लंबित है। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में नकली बिल, फर्जी एक्सपोर्ट दस्तावेज और फर्जी वित्तीय लेन देन के जरिए यह दिखाया गया कि दुबई में आईफोन की बड़ी खेप भेजी गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि करीब 130 करोड़ रुपए को एक्सपोर्ट से हुई कमाई के रूप में दर्शाया गया। इसमें लगभग 87 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट रेमिटेंस, करीब 16 करोड़ रुपए आईजीएसटी और ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड के रूप में शामिल थे। ईडी की चार्जशीट में क्या? आईफोन बिक्री का कुल कारोबार 150 करोड़ रुपए, 100 करोड़ के आईफोन दुबई कंपनी को एक्सपोर्ट हुए। ये पूरा एक्सपोर्ट लेन देन फर्जी कंपनियों, काल्पनिक खरीदारों के जरिए तैयार किया गया। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि आईफोन की खरीद दिखाने वाली कई सप्लायर कंपनियां वास्तव में अस्तित्वहीन, शेल या आर्थिक रूप से अक्षम थी। इन कंपनियों ने बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति किए फर्जी इनवॉइस जारी किए थे, यानी माल नहीं गया लेकिन उसके इनवॉइस जारी कर दिए गए। फर्जी बिल के खेल का खुलासा। ईडी ने बताया कि जांच में कई कंपनियों के समान मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिलने से एजेंसी को यह एक सुनियोजित और समन्वित नेटवर्क होने का संदेह हुआ। ये जांच 18 अप्रैल को गुरुग्राम के उद्योग विहार थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। मामले में दुबई की फोर्ट बेल टेलीकॉम और ड्रैगन ग्लोबल कंपनियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इन कंपनियों ने आईफोन की खेप प्राप्त की और भारत में भुगतान किया। फिलहाल एजेंसी मामले में अन्य आरोपियों और वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। जांच के दौरान ईडी ने संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनी हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़ी 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को भी अटैच किया है। इसमें लुधियाना, गुरुग्राम और चंडीगढ़ स्थित जमीन, कमर्शियल प्रॉपर्टी, आवासीय फ्लैट, बैंक खाते और फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि जिस आईसीआईसीआई बैंक खाते में एक्सपोर्ट के नाम पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आई, उसमें संजीव अरोड़ा के अधिकृत हस्ताक्षर थे। यानी संजीव अरोड़ा मास्टरमाइंड थे और संजीव अरोड़ा अब लंबा फंस सकते हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या होगा? फिलहाल अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई, तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद विशेष पीएमएलए अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत पहले चार्जशीट का परीक्षण करेगी और उसके बाद यह तय होगा कि आरोपों का संज्ञान लिया जाए या फिर नहीं। अगर अदालत चार्जशीट को स्वीकार करती है तो आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद नियमित यानी रेगुलर पेस में सुनवाई चलेगी। ये तो बात संजीव अरोड़ा की हुई। अब बात कुछ और रसूखदारों की भी करते हैं जिनके पाप का घड़ा भरा तो गहरे राज सामने आए और ईडी की कड़ी कार्रवाई जब होने लगी तो वो नेता गिड़गिड़ाने लगे। क्योंकि पाप का घड़ा भरता है तो नेता गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्योंकि जो कुकर्म किए होते हैं उसे भुगतना पड़ता है। करोड़ों अपनी जेब में
पूर्व टीएमसी नेता ने डाले थे तो गिड़गिड़ा स्वाभाविक था। और यह बात तो ईडी ने अपनी चार्जशीट तक में कह डाली। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नगर निकाय भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राज्य के पूर्व मंत्री सुजीत बोस, उनके पुत्र समुद्र बोस, एक वरिष्ठ अधिकारी और 2 निजी कंपनियों के खिलाफ विशेष ईडी अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में करीब 250 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन हुआ, जबकि अकेले सुजीत बोस ने लगभग 20 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। ईडी के आरोपों के मुताबिक सुजीत बोस ने धन के बदले 340 अभ्यर्थियों के नाम नौकरी के लिए सिफारिश की थी। इनमें से 284 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। एजेंसी का दावा है कि सभी अभ्यर्थी से औसतन 6 लाख रुपए लिए गए। चार्जशीट में उस समय नगर और शहरी विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकाय निदेशालय के प्रमुख रहे अधिकारी ज्योतिष्मान चट्टोपाध्याय का नाम भी शामिल है। ईडी का आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए अनियमितताओं को बढ़ावा दिया और उससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया और अपनी जेब में करोड़ों रुपया डाल लिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान नगर निकायों में नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले थे। इसके बाद कारोबारी अयनशील और उसकी कंपनी परिसरों पर छापेमारी में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि नगर निकाय भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर ओएमआर शीट तैयार करने तक का काम अयनशील की कंपनी के जिम्मे था और इसलिए वो बुरी फंस गई। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान एसपी नाम से चिन्हित सिफारिश दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिन्हें सुजीत बोस से जोड़ा गया। दक्षिण दमदम नगर पालिका की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि सुजीत बोस के परिवार से जुड़े निर्माण कारोबार, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन के संकेत मिले हैं। लंबी पूछताछ के बाद 11 मई को ईडी ने सुजीत बोस को गिरफ्तार किया था और उस वक्त वो खुद को बेकसूर बता रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। जबकि कच्चा चिट्ठा खुला तो पता लगा कि वो कसूरवार हैं और जेल के अंदर अब लंबा रहने वाले हैं। अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसमें कैसे अवैध तरीके से 6000 करोड़ की अवैध कमाई की गई, क्योंकि ये पाप का ऐसा घड़ा था जो फूटा तो एक नहीं हजारों के कुकर्म सामने आ गए। महादेव सटा ऐप मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा है। पहले मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान की रॉयल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके भारत में लाए जाने का प्रोसेस चल रहा है ताकि इस पर डंडे बरसाए जाएं। सौरभ पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन को रियल एस्टेट में निवेश करने के गंभीर आरोप हैं। उसने 6000 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई की। दूसरी तरफ सीबीआई ने महादेव ऐप से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में 6 चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने महादेव ऐप से जुड़ी 6 चार्जशीट दाखिल की। इसमें आसिम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धामानी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा को आरोपी बनाया गया है। इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के साथ साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े मामलों में आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में पहले से चार्जशीट किए जा चुके मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और अन्य के खिलाफ साक्ष्य भी अदालत में पेश कर डाले। सीबीआई ने महादेव ऐप से जुड़े एक अन्य मामले में 66 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, बैटिंग सिंडिकेट के कई सदस्य शामिल हैं। आरोप है कि इन्हीं बैटिंग पैनलों के जरिए अपराध से अर्जित धन का लेन देन किया जाता था। इन मामलों में आईपीसी और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। देश भर में फैला था अवैध सट्टेबाजी का नेटवर्क। सीबीआई के मुताबिक महादेव ऐप देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक था। इसकी शुरुआत भारत से हुई, लेकिन बाद में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इसे सोशल मीडिया के जरिए देशव्यापी नेटवर्क में बदल दिया। जांच में सामने आया कि देश भर में अवैध बैटिंग पैनल चलाए जाते हैं, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमाया जाता था। जांच एजेंसी के मुताबिक इस अवैध कमाई को पहले फर्जी यानी म्यूल बैंक खातों के जरिए घुमाया जाता, फिर विदेश भेज दिया जाता था। इस रकम का एक हिस्सा कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को संरक्षण के बदले में भी दिया जाता था, जिसमें कई रसूखदारों के नाम सामने आ सकते हैं और वो बुरा फंस सकते हैं और इनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था और आपको बताया था किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो कुकर्मी रोने लगते हैं, और आज ये सारे कुकर्मी रो रहे हैं, चाहे फिर वो आप नेता हो या फिर टीएमसी के नेता या फिर
अन्य रसूखदार जिसके बारे में हमने आपको बताया और इनका कच्चा चिट्ठा खोल डाला है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।